आज हम लोग बात करने वाले हैं सिविल सर्विसेज यानी कि आईएएस और पीसीएस की तैयारी के विषय में। हम में से बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत सारे कैंडिडेट्स अक्सर परेशान रहते हैं। यूपीएससी के बारे में उनके मन में तमाम आशंकाएं और अनाशंकाएं रहती हैं। आज के सेशन में मेरी कोशिश होगी कि हम उन तमाम आशंकाओं को मिनिमाइज कर पाएं, न्यूनतम कर पाएं, ताकि आपकी तैयारी में हम कुछ सहयोग दे पाएं। आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी भारत की सर्वाधिक प्रतिष्ठित और बहुत ही आकर्षक सेवा है। भारत के अधिकांश युवा अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अक्सर इस नौकरी की तरफ आकर्षित होते हैं। ये चूंकि उनके जीवन का एक बड़ा सपना होता है। ऐसे में सिविल सर्विसेज की तैयारियों के दौरान किन किन सावधानियों को हमें बरतना है, सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान कौन कौन से महत्वपूर्ण चरण हैं जिनकी हमें पहले से रणनीति बनानी है, पहले से योजना बनानी है। हालांकि यूपीएससी आपके जीवन काल की पूर्वज जो परीक्षाएं रही हैं, क्लास 10th, क्लास 12th और ग्रेजुएशन, इन्हीं की तरह एक परीक्षा है। इसका भी अपना एक ढांचा है, इसका एक नियत पाठ्यक्रम है और उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो चैप्टर्स हैं वो भी नियत रहते हैं। केवल और केवल अगर हम समसामयिकी के क्षेत्र को छोड़ दें तो लगभग बाकी सिलेबस स्टैटिक रहता है। तो ऐसे में एक अच्छा मार्ग क्या हो सकता है, एक उचित मार्ग क्या हो सकता है, इस पर एक हम रणनीतिकार की तरह चर्चा करेंगे और आपको आपके सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान बहुत आसान टिप्स से आपको मुकम्मल तैयारी करने का आज राज बताएंगे। सबसे पहले जो कैंडिडेट आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए लक्ष्य निर्धारण करना बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होता है। लक्ष्य निर्धारित करते समय प्रत्येक एस्पायरेंट को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस किन किन क्षेत्रों में है। अपनी स्वॉट एनालिसिस करने के बाद ही उसको सिविल सर्विसेज की तरफ आना चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत सारे कैंडिडेट्स दूसरों से इंस्पायर होकर बिना अपनी स्वॉट एनालिसिस के कभी इस क्षेत्र में आते हैं तो उनकी सफलता की दर उतनी अच्छी नहीं रहती जितने वो कैंडिडेट्स जो अपनी स्वॉट एनालिसिस के बाद इस क्षेत्र में आते हैं। और लक्ष्य निर्धारण करने के बाद फिर किसी भी कैंडिडेट के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो आत्मविश्लेषण करे, अर्थात इस परीक्षा के विषय में वो बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर स्वयं मंथन करे, उसको खुद से देखे, तमाम स्रोतों से, तमाम ऑथेंटिक स्रोतों से वो यत्र तत्र जहां से उसे मिले तो पहले इस चरण में वो अपने आत्मविश्लेषण की अवस्था को प्राप्त करे। जब कोई चीज वो अपने आप से विश्लेषित करेगा तो उसके कंक्लूजन्स बहुत अच्छे रहेंगे। आत्मविश्लेषण के बाद फिर एक जरूरत पड़ती है हमें सटीक रणनीति की। बिना सटीक रणनीति के इतनी बड़ी परीक्षा को पास करना अपने आप में एक दुरूह सपने की भांति है। निश्चित तौर पर कि आपके पास अगर बिना रणनीति के कोई योजना होगी तो वो योजना आपको सफलता के द्वार तक नहीं ले जाएगी। आपको अपनी योजना को सफलता के द्वार तक पहुंचाने के लिए एक रणनीति बनानी ही बनानी है, यानी आपको योजनाबद्ध तरीके से ही आगे बढ़ना है। अब जब आप अपनी रणनीति बना लेते हैं तो फिर आपके लिए अगले चरण में महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप इस परीक्षा के पाठ्यक्रम को पूरी तरह से देखें, सिलेबस को पूरी तरह से देखें। तो जब आप सिलेबस को देखते हैं तो सिलेबस के पूरे वर्णन के दौरान या सिलेबस के पूरे दृष्टावलोकन के दौरान आप बहुत सारे पॉइंट्स को मार्क करते हैं। जब आप सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस में बहुत सारी चीजें आपने पहले पढ़ रखी होती हैं और बहुत सारी चीजें आपने या आपके आउट ऑफ रीच होती हैं, कभी आपने उनको पढ़ा नहीं होता है, जिन्हें आपको नए सिरे से तैयार करना है। तो पहले आप अपने सिलेबस को दो हिस्सों में बांटेंगे। दो हिस्सों में बांटने का मेरा मतलब ये है कि जो सिलेबस आप पहले कभी पढ़ चुके हैं, अपने लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं या पहले किसी भी माध्यम से आप पढ़ चुके हैं, और वो हिस्सा जो बिल्कुल आपके लिए फ्रेश है, तो फ्रेश सिलेबस और पहले से पढ़े गए सिलेबस के बीच में आप अंतर स्थापित करिए। जो आपने नहीं पढ़ा है उसको आपको शुरुआत में पढ़ना है, और जो सिलेबस आप पहले से पढ़ चुके हैं उसको उसी के साथ थोड़े थोड़े समय के लिए रिवीजन में आपको चलाए रखना है। तो ये तो हो गई आपके पाठ्यक्रम की बात। इसके बाद आती है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अध्ययन सामग्री है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अध्ययन सामग्री का चयन कैसे करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिलेबस जानने के बाद आपको ये पता चल जाता है कि कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें आपको फ्रेश पढ़ना है, कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें आप पहले से पढ़ के आ चुके हैं। तो इन दोनों के विश्लेषण के बाद फिर जो आपको क्षेत्रों को कवर करना है, जिन क्षेत्रों में आपको पढ़ाई करनी है, उनके हिसाब के पाठ्यक्रम को भी आपको ढूंढना पड़ेगा। और इस चरण में आपको विषय वस्तु के संदर्भ में अच्छी पुस्तकों का चयन करना होगा।
इसके बाद फिर आपको जब आप ये सब कर लेते हैं, आप एक रणनीति बना लेते हैं, उस रणनीति के हिसाब से आप पाठ्यक्रम का अवलोकन कर लेते हैं और पाठ्यक्रम का अवलोकन करने के बाद आप उस पाठ्यक्रम के अनुसार विषय वस्तु या अध्ययन सामग्री का भी चयन कर लेते हैं। फिर आपको फिर भी एक जरूरत बचती है एक उचित और सतत मार्गदर्शन की। जैसा हम सब जानते हैं कि बिना गुरु के मुक्ति नहीं मिलती, वैसा यहां भी बहुत सटीक लागू होता है कि जब तक आपके पास कोई एक गुरु नहीं होगा, कोई मार्गदर्शक नहीं होगा। मार्गदर्शक का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति आपके लिए कोई फॉर्मल गुरु हो। वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है, कोई संस्था का एक्सपर्ट पर्सन हो सकता है, या कोई ऐसा भी आपका सीनियर हो सकता है जिसने पहले ये परीक्षा दी हो और क्वालिफाई कर गया हो, या क्वालिफाई न कर पाया हो, किसी चरण पे असफल होकर वापस तैयारी कर रहा हो, तो वो व्यक्ति भी आपको इस परीक्षा के विषय में उचित मार्गदर्शन दे सकता है। आजकल सूचना और प्रौद्योगिकी का जमाना है, तो मैं तो कैंडिडेट्स को ये कहता हूं कि एआई और आईटी के इस जमाने में अगर वो इंटरनेट की भी सुविधा लेते हैं और इंटरनेट का भी सहयोग लेते हैं तो कुछ बुरा नहीं है। इसके बाद उसे अपनी अध्ययन पद्धति को भी सुधारना होता है। जैसे उसने ग्रेजुएशन लेवल पर अपने इंटर या हाई स्कूल लेवल पर पढ़ाई की जो पद्धति अपनाई होती है, वो पद्धति थोड़ी सी यहाँ अपडेट करनी पड़ेगी उसको। चूंकि बहुत बड़ी परीक्षा है, तो इस परीक्षा के हिसाब से उसे अपनी अध्ययन पद्धति में निश्चित तौर पर संशोधन करना होगा। और इस अध्ययन पद्धति के संशोधन के साथ ही साथ उसे अपने दैनिक अध्ययन की भी पद्धति को बनाना पड़ेगा। उसे अपने दैनिक अध्ययन की रणनीति को बनाना पड़ेगा कि उसे अपने दिन के किन घंटों में, किस पहर में किस विषय को पढ़ना है और किस विषय को कितना समय देना है। और उसे निरंतर प्रत्येक दिवस में समसामयिकी, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर तो पढ़ने ही पढ़ने, ये तो अपरिहार्यता है। इसके बाद नेक्स्ट उसका जो चरण होता है कि जब ये विषय वस्तु को एकत्रित कर लेता है, अपने पढ़ने के घंटों को निश्चित कर लेता है, फिर जब वो पढ़ने बैठता है तो उसे अपने द्वारा पढ़ी गई चीजों को नोट करना होता है, जिसे हम लोग कहते हैं नोट्स बिल्डिंग। तो प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए नोट्स बिल्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि नोट्स बिल्डिंग ही उसको सफलता के द्वार तक ले जाती है। नोट्स बिल्डिंग के द्वारा एक बहुत विशाल आकार के सिलेबस को आप कुछ पन्नों में कन्वर्ट करते हैं और नो डाउट ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन, परीक्षा की पहली वाली रात में ये नोट्स आपके लिए जीवनदायी होते हैं, क्योंकि इन्हें पढ़ना आसान होता है। आपने बनाए हैं, आपने चूंकि अपनी वैचारिकी के हिसाब से बनाए हैं, इसलिए आपको पता होता है आपने नोट्स में कब, क्यों, कहां क्या इंदराज किया है, तो उसको आप तुरंत रिवाइज भी कर लेते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। तो इसलिए जो नोट्स बिल्डिंग की अवस्था है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। नोट्स बिल्डिंग करते समय आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। आपको पूरी किताबें नहीं छाप देनी होती हैं, आपको पूरी किताबों के टेक्सचर नहीं लिखने होते हैं। आपको केवल उन पॉइंट्स को लिखना होता है जो आपको टफ लग रहे हो या जिन्हें आप भूलने की संभावना देखते हो। तो किसी भी तथ्य के या मूल्य के भूलने की संभावना के आधार पर उसको नोट कर लिया जाता है। और जो चीज आपको आती है उसे नोट नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। हर चीज नोट नहीं की जाती, वो नोट्स बिल्डिंग का हिस्सा नहीं होती है। नोट्स बिल्डिंग में और प्रैक्टिस पेपर्स में बड़ा अंतर होता है। कई बार अक्सर बच्चे इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि वो जो अच्छी किताब देखते हैं, टेक्स्ट देखते हैं, उस पूरे पूरे को नोट्स में शामिल कर लेते हैं। नोट्स एक बहुत ही प्रिसाइज ब्रीफ होता है, बहुत ही प्रिसाइज ब्रीफ होता है। तो वो जो भूलने की संभावना होने, जो चीज उनसे त्रुटि हो सकती हो, या जो वो भविष्य में याद ना रख पाए, या ज्यादा बड़ा या ज्यादा कहीं कठिन लग रहा हो स्टैंजा या कोई भी फ्रेज, तो उसे वो नोट कर सकते हैं अपनी मेमोरी के लिए कि भविष्य में कभी पढ़ें, बहुत जल्दी पढ़ें, तो वो उनको वन शॉट हिट हो। इसके अलावा फिर हम लोग आते हैं टाइम मैनेजमेंट में। प्रत्येक अभ्यर्थी या प्रत्येक कैंडिडेट के लिए अपने तैयारी के संपूर्ण काल में अपने टाइम मैनेजमेंट को बहुत ही स्ट्रांग रखना पड़ता है और बहुत ही एक्यूरेट रखना पड़ता है। जो व्यक्ति समय से चलता है, समय उसको कभी भी मायूस नहीं करता है। समय सफलता की कुंजी है। समय की पंक्चुअलिटी ने अच्छे अच्छे महान विभूतियों को जन्म दिया है। टाइम इज मनी, टाइम इज गॉड, अ लॉट ऑफ स्टेटमेंट्स आर देयर। तो यहां पर हम लोग टाइम मैनेजमेंट के बाद बात करेंगे कि जब कोई कैंडिडेट सारी चीजों को तैयार कर लेता है, नोट बिल्डिंग कर लेता है और उसके बाद वो बार बार चीजों को पढ़ना शुरू करता है, तो एट द लास्ट वो फिर चीजों को रिवाइज करता है। और रिवाइज करने के बाद उसे अपने किसी स्व मूल्यांकन प्रणाली के द्वारा खुद को टेस्ट भी करना होता है। उसे कंटिन्यू अपने आप को टेस्ट करना होता है कि वो कितना तैयार कर चुका है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो उसके तैयार हो गए हैं, किन किन विषयों में, किन किन खंडों में वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और किन खंडों में अभी उसे मेहनत की या रिविजन की जरूरत है। तो ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बहुत ही नियमित टाइम पर नियमित वो अपना पुनरावलोकन करता रहे, अपना पुनर्मूल्यांकन करता रहे। इसके बाद इन सब के साथ
जो उसे पैरेलल ध्यान रखना है वो है उसका स्वास्थ्य। अपने स्वास्थ्य पर उसे लगातार काम करते रहना है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसलिए किसी भी कैंडिडेट को अपने स्वास्थ्य से बिल्कुल भी अलग नहीं होना है, उसे अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रखना है, स्वास्थ्य के प्रति उसे सजग रहना है। ये उसके लिए उसी तरह है जैसे शरीर के बिना प्राण और प्राण के बिना शरीर। अगर आपकी तैयारी प्राण है तो शरीर के बिना प्राणों का कोई मोल नहीं होगा। इसलिए स्वास्थ्य एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके लास्ट में जब आप सब तैयारी करने के बाद परीक्षा हाल में पहुंचते हैं तो वहां पर आपके पूरे पूरे जीवन का अनुभव दांव पर लगता है और आप प्रेशर में होते हैं, आप टेंशन में होते हैं। परीक्षा हाल के घंटों में जो आप तनाव मैनेजमेंट करेंगे वो आपकी सफलता में कम से कम 30% रोल प्ले करता है। 70% आपकी तैयारी होती है, 30% आपका टेंशन मैनेजमेंट होता है। और टेंशन मैनेजमेंट लास्ट आवर का टेंशन मैनेजमेंट होता है, जिस घंटे में आप परीक्षा में बैठकर लिख रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं। अगर आप अपने आप को प्रेशराइज करते हैं तो निश्चित तौर पर यकीन मानिए कि आप किसी भी तरीके से अपनी पूरी परफॉर्मेंस को बाहर नहीं दे सकते हैं। आपका अप्रेजल हमेशा ही लिमिटेड रहेगा। तो इसलिए परीक्षा भवन के टेंशन मैनेजमेंट के लिए आप पहले से तैयारी करें, खूब पानी पिएं और साथ ही साथ अपने आप को हल्का फुल्का रखने के लिए पुराने गाने सुने, म्यूजिक सुने, लाइट म्यूजिक सुने, डांस करें और भी जो आप पसंद करते हो आप गेम्स खेलें, आउटडोर इंडोर गेम्स आप नियमित तरीके से खेलें। परीक्षा हाल के तनाव को मैनेज करना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है। एट द लास्ट परीक्षा में जाने से पहले अपनी पूरी तैयारी को करने के बाद या किसी और तरीके के राउंड में आने के बाद आप अपने उस परीक्षा के प्रश्नों का नेचर देखें, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। उस प्रश्नावली के आधार पर आप अपने आप को फिर से एक बार रिएसिशिएट करें, अपने आप को रिवैल्यूएट करें और एट द एंड ऑफ द डे आप अच्छा परफॉर्म करें। यही आशा है, ऐसा ही मेरा ईश्वर से अनुरोध है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।